हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि। पार्ट सेकंड है इसका, पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 11th का। तो इससे पहले तक हमने पढ़ लिया था, इससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो इसमें क्या होता है, ये जो व्यवस्था होती है इसमें क्या किया जाता है। देखो, पहले मैं आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व बताऊंगी, उसी का अपोजिट ये है। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, जितने प्रतिनिधि होते हैं उतने पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं और यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा। मतदाता पार्टी को वोट देता है। यहाँ पे जो मतदाता होता है वो प्रत्याशी को वोट देता है। हर पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में विधायिका में सीटें मिलती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो विधायिका में जो सीटें होती हैं वो कम या अधिक हो सकती हैं। विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। और यहाँ पे विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत 50% + 1 भी मिल सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यानी इसमें क्या कहा गया कि अगर हम बात करें जो विजयी उम्मीदवार को है उसको ज़रूरी नहीं कि 50% + 1 बहुमत मिले ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल, तो ये यूनाइटेड किंगडम और अगर भारत की बात करें तो ये जो व्यवस्था है वो यहाँ पे लागू होती है। और ये जो समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है ये इजराइल और नीदरलैंड में लागू किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे इसमें क्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक ऐसा तीसरा रूप हमें भारत में राज्यसभा चुनाव देखने को मिलता है। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चय कोटा प्राप्त है। यानी अगर हम विधायक की बात करें तो जो एकल मत संक्रमण प्रणाली है इसमें क्या है कि जो राज्यसभा में वोटों का जो निश्चय कोटा है वो फिक्स किया गया है, यानी परमानेंट है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। यानी क्या बता रहे हैं कि राज्यों की जो विधानसभा है उनके सदस्यों द्वारा इनकी सीटों का चुनाव यानी निर्वाचन किया जाता है। इनमें राज्य की विधायिका मतदाता होते हैं, यानी जो राज्य के विधेयक होते हैं वो ही मतदाता होते हैं। मतदाता चुनाव में बड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक योग्य क्रम में मत देता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है जो निर्वाचन फॉर्मूला के आधार पर है। यानी इसमें ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या बता रहे हैं कि जो कुल मत होते हैं और अपॉन में कितना होता है, विजयी उम्मीदवार +1, ब्रैकेट के बाहर भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। यानी कि जो राज्य में जितने भी विधेयक हैं उनको जो मतदाता होते हैं वो खड़े होते हैं, जो प्रत्याशी उनके लिए पसंद के अनुसार अपनी योग्यता क्रम में मत देते हैं। यानी जो उनका शेड्यूल होता है उसके हिसाब से निर्वाचन किया जाता है, वोटिंग होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि राजस्थान के 200 विधेयकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनने हैं तो विजयी उम्मीदवार को 20/4 +1 200/5 यानी 40+1 वोटों की ज़रूरत होगी। यानी ये जो फॉर्मूला है इसके हिसाब से यहाँ पे उम्मीदवारों का चयन होता है, यानी ऐसे वोटिंग की जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर 200 विधेयक हैं तो एक विधेयक के पास कम से कम 41 वोट होने चाहिए, तभी वो जो पार्टी है सत्ता में आ सकती है। जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता को गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशियों की वंचित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना की जाती है।
ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिलते हों। उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने में प्रत्येक मतपत्र पर अंकित द्वारा वरीयता वाले प्रत्याशी को वह हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वंचित संख्या के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं कर दिया जाता। यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि जो मतगणना का जो सिस्टम है यहाँ पे, इसके लिए अगर कोई कोटा वंचित रह गया है तो उसकी मतगणना पुनः की जाती है, और जो प्रत्याशी होते हैं उनकी अगर हम मतगणना को निकाल दें तो जिसे प्रथम वरीयता मिली है, सबसे कम वोट मिले हों, तो उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। यानी कोई पार्टी सत्ता में आ रही है, उसके पास वोट कम पड़ रहे हैं, जो पार्टी के सबसे कम वोट होते हैं उसमें इसको बांट दिया जाता है, क्योंकि ये जो प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर देता है, यानी कि वो दे देता है। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित ना कर दे। यानी जो ये प्रक्रिया है ये तब तक जारी रहती है, चालू रहती है, जब तक वांछित संख्या जो है, यानी जो रहने वाली वंचित यानी जो छूटे हुए लोगों की जो 4 संख्या के बराबर प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। आप एक बार वीडियो देखें, नहीं समझ आता तो दोबारा देखें, एक बार खुद से रीड करें, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है भारत में सर्वाधिक वोट पाने वाली की प्रणाली को क्यों स्वीकार की गई। ये जो सबसे वोट ज़्यादा होते हैं ये प्रणाली क्यों स्वीकार की गई। इस प्रश्न के उत्तर का अनुपात लगाना बहुत कठिन नहीं है। यदि आपने ऊपर बॉक्स में राज्यसभा के चुनाव के बारे में पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, जो किसी छोटे देश में तो लागू की जा सकती है पर उपमहाद्वीप जैसे विशाल देश में नहीं। यानी ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हम जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रक्रिया है, तो भारत इसको फॉलो नहीं कर सकता, किसी महाद्वीप में इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत में इसको नहीं अपनाया गया। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, यानी जिसके वोट FTPS फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है कि वोट सबसे ज़्यादा जिसके होंगे वही पार्टी सत्ता में आएगी, इस चीज़ को इसीलिए अपनाया गया है क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत व्यवस्था की सफलता इसी लोकप्रियता का कारण है उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है। इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त यानी क्या बता रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई खास नॉलेज नहीं है या बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, जो नॉर्मल पीपल हैं, मिडिल क्लास, उनकी बात हो रही है, तो इसमें कोई भी हो सकता है, मिडिल क्लास भी, लोअर क्लास भी, हायर क्लास भी। यानी जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं है, तो ये जो भारत की जो चुनाव प्रणाली है ये वो इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें उसको वो नहीं समझ सकते। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाता के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। यानी अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन के टाइम में जो मतदाता होता है उसके पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। वो विकल्प क्या होते हैं कि मतदाता को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है, वो किसी दल को भी। यानी वो मतदाता पे डिपेंड करता है कि वो किसी प्रत्याशी को चुन रहा है या किसी दल को चुन रहा है, वो किसी को भी चुन सकता है, उसके पास अधिकार है। यह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। अन्य चुनावी व्यवस्था में खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टियों द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार होता है। यानी यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति है वो दल में भी शामिल हो सकता है और किसी मतदाता पार्टी का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसको भी वोट दे सकता है, किसी भी पार्टी को। लेकिन अगर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि इसमें तुम्हें कोई दल में शामिल नहीं किया जाएगा।
ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है, इसमें मतदाताओं को किसी दल को चुनने का विकल्प नहीं होता, बल्कि वो किसी प्रत्याशी का चयन करते हैं। चयन की सूची जारी चयन की एक मिनट चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची से होता है। यानी जो दल का चुनाव होता है, यानी दल को जो चुनना होता है, सिलेक्ट करना होता है, वो प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची से होता है। यानी जो प्रत्याशी होते हैं उनका चयन किया जाता है, फिर वही पार्टी क्या करती हैं, दी गई सूची के अनुसार इनको चुनती हैं। क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। यानी इसी प्रकार अगर किसी क्षेत्र की बात करें तो उसका जो विशेष प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके प्रति जो उत्तरदायी होता है, वो एक प्रतिनिधि नहीं होता। एक क्षेत्र के पीछे कई होते हैं, एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा प्रतिनिधि होते हैं, जबकि भारत में एक क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधि खड़ा हो सकता है। लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यानी इस व्यवस्था में क्या होता है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका प्रत्याशी कौन है, उनका प्रतिनिधि कौन है, और उसे वो उत्तरदायी यानी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। मत से जीत वाली प्रणाली में अमूमन बड़े दल या गठबंधन को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। यानी क्या बता रहे हैं, जो बड़े दल होते हैं या गठबंधन होते हैं, उन्हें बोनस, जैसे बोनस मिलता है, इसी तरह उन्हें कुछ सीटें भी दे दी जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। यानी जो सीटें होती हैं, जितने उन्हें अनुपात से अधिक, यानी जितने उन्हें मत मिले होते हैं, वोट जो होते हैं, उनसे कई ज़्यादा होती हैं ये सीटें। अतः यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। यानी क्या करती है, संसदीय सरकार को सुचारू ढंग से, अच्छे ढंग से काम करने का अवसर देती है, मौका देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। यानी ये जो प्रणाली है, क्या करती है कि अलग अलग जो वर्ग होते हैं उनको एक साथ होकर एक जो पार्टी है उसको जीतने में मदद करती है। यानी एक जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई एक व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं, एक साथ मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं कि वो जीतने में उसकी मदद करते हैं। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। यानी ये जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये क्या बताती है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, विविधता यानी डाइवर्सिटी, कि जहाँ पे अनेक धर्म हैं, जातियाँ हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, इन सब चीज़ों के होने के बाद जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को, कि सबकी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी होनी चाहिए, इसके लिए प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वाले के दिमाग में रही होगी, उनके दिमाग में भी शायद होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। संविधान निर्माताओं की उम्मीदवारों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए, यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि अभी तक जो संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की, यानी उनका जो प्रमाण निकला है वो ठीक है, लेकिन संविधान निर्माताओं की जो उम्मीद है वो यही है कि संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। यानी इससे हम जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसको अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। सर्वाधिक मत से चुनाव में जीत वाली प्रणाली आम जनता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है। यानी ये लोगों के लिए काफ़ी इजी है, पढ़ने में, समझने में भी, और लोग इसको फॉलो भी इजीली कर सकते हैं। इसमें केंद्र और राज्य बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। यानी इसमें क्या हुआ है कि राज्यों को बड़े जो दल होते हैं उनसे स्पष्ट बहुमत, यानी जो बहुमत प्राप्त है, उसमें भी लोगों ने मदद की है। इस प्रणाली ने उन दलों को भी हतोत्साहित किया है
जो किसी एक जाति या समुदाय से ही अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। यानी उन लोगों को भी इन्होंने हतोत्साहित किया, यानी चुनौती दी है। जो कई लोग होते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति जो है, जैसे कोई ब्राह्मण कास्ट का व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हुआ है, तो जितने भी ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं वो सब उसी को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा भी समुदाय जो है उसको भी इसने क्या किया, हतोत्साहित किया है, यानी चुनौती दी है, ख़त्म किया है। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। यानी जो सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत है, इसमें द्विदलीय व्यवस्था होती है, यानी दो दल सामने आते हैं। इसका मतलब यह है कि सत्ता के लिए दो प्रमुख प्रतियोगी है और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। हाँ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी दो दल जो हैं वो सामने आते हैं और यही क्या करते हैं, बारी बारी से सत्ता प्राप्त करते हैं। नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को उस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यानी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई नया दल आता है या फिर इसमें नई कोई प्रणाली आती है, तो अगर वो आए, तीसरी पार्टी अगर इसमें आए, तो उसको बहुत परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन दो में ऑलरेडी चल रहा है। वो कोई भी दो पार्टी होती है, एक बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई, या फिर एक कांग्रेस हो गई, एक आम आदमी पार्टी हो गई, यानी किसी का भी इवन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी दो पार्टियां आ सकती है जिनमें आपस में कंपटीशन हो रहा हो। अब वो दो पार्टियों में कंपटीशन हो रहा है, तीसरी आएगी तो तीसरी को तो वोट मिलने ही नहीं है। बात तो यहीं ख़त्म नहीं हुई, बीजेपी कांग्रेस में ही नहीं निपट रही है, तो तुम कहाँ बीच में घुस रहे हो। ठीक है, तो ऐसे होता है। और उसके बाद इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। यानी क्या बता रहे, फिर भी भारत में जो है काफ़ी टाइम तक एक दल का वर्चस्व रहा और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल थे जो सामने आए। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है। यानी क्या बता रहे, 1989 के बाद की अगर हम बात करें तो भारत में बहुदलीय गठबंधन की कार्यप्रणाली को हमने देखा जा सकता है। यानी 89 के बाद जो पार्टी बनी थी वो बहुदलीय गठबंधन की ही पार्टी थी। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही थी। यानी अलग अलग हम राज्यों की अगर बात करें तो धीरे धीरे द्विदलीय जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता जो है, वो उभर रही थी। द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही थी, यानी जो दो दल हैं वो सामने आ रहे थे। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला है। यानी बहुदलीय जो प्रणाली होती है या फिर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि जो भारतीय दलीय प्रणाली की विशेषता क्या है कि गठबंधन सरकार जो है, इसके आने से जो नए दल होते हैं जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, इस प्रणाली को जो अपनाते हैं वो चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का उनको मौका मिला। यानी गठबंधन की वजह से उनको भी मौका मिला कि वो इस निर्वाचन वगैरह में आ सकते हैं, वोटिंग वगैरह में आ सकते हैं, वो भी खड़े हो सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। उनको भी एक मौका, अच्छा अवसर हाथ लगा उनके भी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यानी जो छोटे छोटे समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनका अहित होता है, यानी उनके साथ सही नहीं होता। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। यानी हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो विविधता है वो बहुत सारी है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी ही सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि
दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित उत्पीड़न समाज समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई है कि अगर हम इस बात की बात करते हैं कि वोट जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो पार्टी जीत जाएगी, तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो दबंग पार्टियां होती हैं, जिसके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, अगर उनके घर से या उनकी फैमिली से कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है तो वो तो जीत जाएंगे। लेकिन कोई दलित खड़ा होता है या फिर कोई हरिजन खड़ा होता है तो वो व्यक्ति कैसे जीत पाएंगे? उनके पास तो पावर ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो तो जीत ही नहीं पाएंगे ना। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया भारत के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़न सामाजिक समूह के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधि सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। यानी वो जानते थे कि हमारा भारत जो है वो कैसा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कितना मतलब जाति वगैरह को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है इसको ज़रूर फिक्स किया, डिसाइड किया, क्योंकि इसका होना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत आवश्यक था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। यानी स्वतंत्रता के पहले भी इस विषय पे बहस हो चुकी थी, जिसपे ब्रिटिश सरकार ने निर्वाचन मंडल में पृथक निर्वाचन मंडल की जब शुरुआत की थी तब। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। यानी क्या बता रहे हैं, ये जो पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुई थी इसमें क्या था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में, यानी किसी समुदाय का कोई प्रतिनिधि है, उसके चुनाव हो रहे हैं तो उसमें केवल वही लोग वोट डाल सकते हैं जो उस समुदाय के होंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमेशा उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, यानी ये हमेशा के लिए सबके नीड्स को पूरा करे, सबके जो उद्देश्य हैं उसको पूरा किया जाए, ऐसा नहीं है। उनको इस पे शंका यानी कि शक हो रहा था। इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीटें आरक्षित हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि वोट तो कोई भी देगा, सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, लेकिन जो मतदाता होगा वो उसी समुदाय या फिर उसी सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। यानी जिसके लिए सीट रिजर्व्ड होगी वही व्यक्ति होगा, वही समुदाय या सामाजिक वर्ग हो सकता है, कोई और नहीं, जो प्रत्याशी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके। यानी क्या बता रहे हैं, अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं पूरे देश में फैले हुए हैं कि वो क्या करते हैं, एक निर्वाचन क्षेत्र में उतनी जनसंख्या नहीं होती कि वो किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित करें। यानी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है इलेक्शन में तो उसकी जीत पे वो इफ़ेक्ट डाले, इतनी जनसंख्या नहीं होती कहीं कहीं पर। भारत के कोई जो समूह हैं या कोई ऐसे भी ग्रुप हैं, ऐसे भी देश में फैले हुए छोटे छोटे गांव हैं जहां पर इतनी जनसंख्या नहीं होती कि वो जीत को प्रभावित कर सकें। लेकिन पूरे देश पर नज़र डालें पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम उनको देखें, पूरे देश पर अगर नज़र डालें तो वो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई देते हैं। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था ज़रूरी हो जाती है। यानी उनको समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसी के लिए जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़रूरी है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी इसीलिए जो संविधान है वो क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक तथा राज्य की जो विधानसभाओं में
आरक्षण की व्यवस्था यानी रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई है, प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी। अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। आरक्षण की इस अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है ये ख़त्म नहीं हो रहा है, इसीलिए तो उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें अनटचेबिलिटी की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं मैडम अब ये सब कहाँ होता है, आप तो पुराने ज़माने की बात कर रहे हो। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा होता है। यहाँ पर शहरों में, सिटीज़ वगैरह में नहीं होता, लेकिन अगर आप गाँव में, कस्बों में विज़िट करोगे ना, तो आज भी वही सिस्टम है, वही चीज़ें होती हैं सारी, कि वहाँ उनको अपना पानी नहीं टच करने दिया जाता। इवन उनको अपने मतलब अगर वो कोई भी दलित होता है, अगर वो घर में एंटर भी कर रहा है तो वो बेड वगैरह पे नहीं बैठ सकता, वो ज़मीन पे बैठेगा और वो अंदर भी नहीं आ सकता, वो बाहर ही खड़ा रहेगा। आंगन वगैरह गांव में होते हैं वहाँ पर, या एंटर करते ही जो भी हो वहाँ पे खड़ा रहेगा, वो अंदर नहीं जा सकता। गांव में ऐसा आज भी होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों को, वरना गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना है कि जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है वो ख़त्म नहीं कर रही है। अब 2035 से 40 तक हो गया, अब तब ख़त्म होगा। तब भी अगर लगेगा सरकार को, गवर्नमेंट को, कि हाँ पूरी तरह से समाज में इक्वालिटी है, तब ख़त्म किया जाएगा, अदरवाइज़ उसको आगे और बढ़ा दिया जाएगा। तो कहाँ पर थे हम, 2020 तक कर दिया गया। हाँ, आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। यानी जो ये, हाँ यही बता रहे हैं कि जो अवधि देते हैं ये ख़त्म हो जाती है और अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, छुआछूत की जो प्रथा है, तो इसको आगे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो आरक्षित सीटों का अनुपात है वो वही है जो भारत की जनसंख्या का अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। यानी अगर हम सीटों की बात करें तो ये जो शेड्यूल दिया हुआ है इस हिसाब से सीटों को बांटा गया है। यानी 543 में से 84 अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। अब चलते हैं आगे। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, कौन तय करेगा, किस आधार पर निर्णय लिया जाएगा? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। यानी परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो जो परिसीमन आयोग है उसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये क्या करते हैं? चुनाव आयोग के साथ मिलकर ये काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा सीखने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी जो सीमा होती है, लिमिट होती है, उसको सीखने के लिए, उसके उद्देश्यों को परखने के लिए इसकी जो है स्थापना की जाती है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है जो उस राज्य में अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। यानी हर एक राज्य में जो आरक्षण के लिए एक निर्वाचित कोटा यानी फिक्स जो कोटा है वो तैयार किया गया है जो वहाँ की अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। यानी क्या बता रहे हैं, जो निर्वाचन क्षेत्र में जनजातियों की जो सबसे ज़्यादा संख्या होती है उसे उनके लिए आरक्षित यानी रिजर्व्ड कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग 2 बातों पर ध्यान देता है। पहली बात क्या?
आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है। यानी क्या बता रहे, आयोग उन क्षेत्रों को सिलेक्ट करता है, उनको चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का जो रेशियो है, अनुपात है, वो ज़्यादा होता है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। लेकिन ये क्या करता है कि निर्वाचन क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको विभिन्न भागों में यानी अलग अलग भागों में फैला देता है। ऐसा इसलिए कि अनुपातिक जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमज़ोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता। यानी क्यों फैला देते हैं? क्योंकि कभी अगर ज़रूरत पड़े कि जब वो भारत के हर एक भाग में फैले हुए हैं, तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई परिवर्तन किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो एक एरिया में किया जाए ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सके। अब अनुसूचित जातियाँ तो वो जो है वो पूरे देश में है, तो पूरे देश में लागू होना चाहिए ना। कोई काम अगर कोई कानून भी लागू हो रहा है तो उनका मतलब है हर एक क्षेत्र में हो जहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हों। ऐसा ना हो कि अगर वो यूपी में रह रहे तो सिर्फ यूपी में लागू कर दिया जाए, या फिर वो एमपी में रह रहे तो एमपी में, पंजाब में रह रहे तो पंजाब में, उन्हें हर एक भाग में फैला दिया गया है। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान अन्य उपेक्षित या कमज़ोर वर्गों के लिए इसी प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता है। यानी जो संविधान है, ऐसे जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए कोई आरक्षण की अलग से व्यवस्था नहीं है। इधर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की ज़ोरदार मांग उठ रही है। यानी अगर हम लोकसभा में बात करें और राज्यों के जो विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात उठ रही है कि महिलाओं को भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण देना चाहिए। यह देखने के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं इनमें अगर हम देखें तो महिलाएं बहुत कम होती है, इसीलिए उनके लिए 1/3 सीट्स जो है रिजर्व करने की बात हो रही है। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। यानी शहरों में और ग्रामीण स्थानीय सरकार की अगर हम बात करें, वहाँ पे वुमेन के लिए सीट्स जो हैं रिजर्व कर दी गई हैं। इसे हम स्थानीय सरकार ये जो चीज़ है इसको हम आगे चैप्टर में स्थानीय शासन जो है उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ा। यानी इसी चीज़ को बदलने के लिए, इसी चीज़ को करने के लिए संविधान में संशोधन भी करना पड़ा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया और उसे पारित नहीं किया जा सका। यानी जो संशोधन प्रस्ताव था उसको लोकसभा में लाया गया लेकिन उसको पारित नहीं किया गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक।